नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार की सियासत में फिर से एक बार भूचाल, जेडीयू में फूट के संकेत आए सामने। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि बिहार की सियासत में किस बात की छिड़ गई है बहस। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव में हार के बाद एक्शन मोड में आए आरजेडी, कई नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए किया गया सस्पेंड। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप पर अखिलेश यादव ने कर दिया पलटवार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। क्या टूट जाएगा महागठबंधन, जेडीयू में भी होगी फूट, जाने बिहार की सियासत में किस बात की है बहस। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ कयासों का बाजार गर्म है तो दूसरी तरफ बिहार का सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। एनडीए की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सीटों के समीकरण को देखते हुए उनकी जीत भी एक तरह से तय मानी जा रही है। अब महागठबंधन और एनडीए के बीच इस बात को लेकर तकरार बढ़ गई है कि आखिर विपक्ष की ओर से उम्मीदवार उतारने की तैयारी क्यों की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में हार के बाद एक्शन मोड में आरजेडी, इन तीन बड़े नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए किया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आरजेडी एक्शन में आ गई है। खबरों के मुताबिक आरजेडी ने पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में तीन नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। इन तीन नेताओं पर आरोप यह लगा कि पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को हराने में उनकी भूमिका रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देश अनुसार और हरसिद्धि विधानसभा के पूर्व आरजेडी विधायक प्रत्याशी कुमार नागेंद्र बिहारी की अनुशंसा पर हरसिद्धि प्रखंड अध्यक्ष मोहन लाल सहनी, आरजेडी युवा प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव और तुर्कलैया प्रखंड अध्यक्ष राजदेव यादव को पार्टी के पद एवं प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी उन तमाम नेताओं पर एक्शन ले रही है जो चुनाव में पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। पार्टी ने यह निर्णय विधानसभा प्रत्याशियों के द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर कर रही है। साथ ही पार्टी अब हमारे सीटों पर भी जल्द ही मंथन शुरू करेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से ही जुटने की तैयारी में इस बार पार्टी दल विरोधी तमाम पहलुओं पर बारीकी से मंथन कर एक्शन मोड में आ गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कृषि कानून की आड़ में जमीन हड़पने की साजिश को अन्नदाता अच्छे से समझता है और किसान भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। यादव ने मंगलवार को ट्वीट किया, आय दोगुनी करने का जुमला देकर कृषि कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है वो हम खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा की तरह संघर्षरत हैं, जिससे एमएसपी, मंडी व कृषि की सुरक्षा करने वाली संरचना बची बनी रहे। भाजपा अब खत्म। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विपक्ष पर नए कृषि कानून को लेकर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल करने वाले आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि उनकी सच्चाई देश के सामने आ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर 32 साल बाद किसानों ने लगाई धारा 288, गाजियाबाद में बसाए जा रहे गांव। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन सोमवार को भी बदस्तूर जारी है। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी है। साथ ही जिला प्रशासन की धारा 144 के विरोध में भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 को लागू कर दिया गया है। 32 साल बाद एक बार फिर इस धारा को लगाया गया है। इसके तहत किसानों के अलावा किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। पहली बार इस धारा का प्रयोग 1988 में किया गया था। यूपी गेट पर लगाए बैनर। यूपी गेट पर किसानों ने बैनर चिपकाकर चेतावनी लिख दी है। बैनर पर लिखा है, धारा 288 लागू है। इसका मतलब है पुलिस प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगाई हुई है, लेकिन उसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने धारा 288 लागू की है। यानी दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित है। सिर्फ किसान ही इस क्षेत्र में आ सकते हैं। तो दूसरी तरफ एक सीमा रेखा खींच दी गई है। दिल्ली से किसी को भी इस सीमा को पार करने की अनुमति नहीं है। किसानों का कहना है, जब तक कोई निर्णय नहीं निकलता किसान इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। देखना होगा कि मंगलवार को किसानों की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से होने वाली वार्ता में क्या समाधान निकलता है। इस बीच शाम तक पंजाब, उत्तराखंड और यूपी से किसानों का जत्था पहुंचता रहा। किसानों की लगातार बढ़ रही संख्या के बीच राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार से वार्ता होने तक यूपी गेट पर ही डटे रहने का ऐलान किया।
किया। इसके बाद आगे की रणनीति बनाने की बात कही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में आया दिल्ली ऑटो रिक्शा यूनियन, कर डाला एक और बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर शुरू हुआ किसान आंदोलन 6वें दिन में प्रवेश कर गया है। टीकरी और सिंगू बॉर्डर के साथ अब दिल्ली यूपी गेट पर भी किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। इस बीच दिल्ली ऑटो रिक्शा यूनियन और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी ने कहा है कि हम प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दिल्ली ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल नहीं होने जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 4 महीने से तो वैसे भी खाली बैठे थे, ऐसे में हड़ताल को नहीं झेल पाएंगे। उधर सिंगू बॉर्डर की तरफ से दिल्ली में जबरन प्रवेश करने के दौरान किसानों की तरफ से की गई हिंसा के खिलाफ अलीपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज व अन्य स्रोतों से मिले सबूतों के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं पंजाब किसान संघर्ष समिति के संयुक्त सचिव ने बताया कि देश में किसानों के 500 से अधिक समूह हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने केवल 32 समूहों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। बाकी को सरकार द्वारा नहीं बुलाया गया है। हम तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक सभी समूहों को नहीं बुलाया जाता है। ऐसे में बैठक को लेकर असमंजस है कि क्या किसान संगठन में इसमें शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी मंत्री की नो मुस्लिम टिप्पणी पर कहा, भाजपा की घिनौनी हरकत। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के एक मंत्री द्वारा यह कहे जाने पर कि भाजपा निश्चित रूप से मुस्लिमों को टिकट चुनाव लड़ने के लिए नहीं देंगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला करते हुए इस टिप्पणी की घृणित और शर्मनाक करार दिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की विचारधारा संविधान के साथ असंगत थी। ओवैसी ने सोमवार दोपहर ट्वीट किया, घृणित और शर्मनाक, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है। हिंदुत्व का मानना है कि केवल एक समुदाय के पास राजनीतिक शक्ति का अधिकार है और अन्य सभी व्यक्ति अधीन हैं। यह विचारधारा हमारे संविधान के साथ सह अस्तित्व में नहीं हो सकती है, जो स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता और न्याय के बारे में बात करती है। इससे पहले कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा कि भाजपा हिंदुओं को टिकट देगी लेकिन मुसलमानों को नहीं। ओवैसी ने मंगलवार को होने वाले हैदराबाद नगर पालिका चुनाव के लिए हाल के दिनों में खुद को और अपनी पार्टी को निशाने के घेर में पाया है। अनिवार्य रूप से एक मेयर की दौड़ को बीजेपी ने बड़े दांव की लड़ाई के रूप में उभरा है, जिसने इस अभियान में मदद के लिए बड़ी बंदूकों को बुलाया। रविवार को निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक रोड शो किया और कहा कि भाजपा हैदराबाद को नवाब निजाम की संस्कृति से छुटकारा दिलाएगी। ओल्ड सिटी, जो व्यापक रूप से ओवैसी के गढ़ के रूप में देखी जाती है, वहां में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा शहर का नाम भाग्यनगर रखेगी। कर्नाटक के सांसद तेजस्वी सूर्या और तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय ने ओवैसी को जिन्ना कहा है और इसके साथ ही उन्होंने हैदराबाद से रोहिंग्या और पाकिस्तानियों को बाहर निकालने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी है। सत्तारूढ़ टीआरएस और एआईएमआईएम के बीच एक अपवित्र गठबंधन का दावा करने वाली भाजपा ने रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठियों के वोटों पर बैंकिंग का आरोप भी लगाया है। ओवैसी ने स्थानीय चुनाव के लिए इस तरह बड़े नेताओं को तैनात करने के लिए शनिवार को अपनी एक रैली में भाजपा को ताना मारते हुए कहा, अब केवल डोनाल्ड ट्रंप से चुनाव प्रचार करना बाकी है। इस महीने की शुरुआत में डबका सीट के लिए विधानसभा उपचुनाव में अपनी जीत से उत्साहित भाजपा ने इस चुनाव को दक्षिणी राज्य में अपने लिए जगह बनाने का मौका दिया है। 2016 में पार्टी ने 150 सीटों में से सिर्फ 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की टीआरएस 99 पर पहुंच गई। हैदराबाद में एक मजबूत परिणाम अब तमिलनाडु में बीजेपी को मदद करेगा, जहां अगले साल के शुरू में विधानसभा चुनाव होने हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार किसानों को बताए एमएसपी तभी होगा समाधान। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए कृषि कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का जिक्र नहीं होने और इससे उपज की खरीद पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका के मद्देनजर जारी प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से उनकी बातचीत हो जाएगी तो सही मायने में किसानों को यह जानकारी मिल जाएगी कि किसी भी फसल की खरीद में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि फसल की खरीद होगी और जो दाम केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता वह उनको मिलेगा। पटना शहर के खगौल में 12.27 किलोमीटर लंबा दीघा एम्स एलिवेटेड पथ का लोकार्पण करते हुए पत्रकारों द्वारा किसानों के आंदोलन को लेकर पूछे गए एक प्रश्न पर नीतीश ने कहा कि अभी जो बात चल रही है, जो कहा जा रहा है, केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करना चाहती है और वह बताएगी कि उपज खरीद में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने वाली है। आप जानते हैं कि बिहार में हम लोगों ने 2006 में ही पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी है। वर्ष 2006 के बाद उपज की
खरीद हम पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं। पहले तो यहाँ फसल की खरीद ही नहीं होती थी, लेकिन हम यह कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे नीतीश ने कहा कि देश भर में इसके बारे में जो किया गया है, जरूरत इस बात की है कि लोगों के बीच बताया जाए। केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों के साथ बातचीत हो जाएगी तो सही मायने में किसानों को यह जानकारी मिल जाएगी कि किसी भी फसल की खरीद में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है। खरीद होगी और जो दाम केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है वह उनको मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, हनुमान बेनीवाल का बड़ा ऐलान, नहीं वापस हुए कृषि कानून तो एनडीए से अलग होने पर करेंगे विचार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार में एनडीए का हिस्सा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। आरएलपी के संयोजक और राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे एनडीए में बने रहने पर विचार करेंगे। सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को किसान आंदोलन के मुद्दे पर चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तुरंत काम करें। उन्होंने लिखा, भीषण सर्दी और कोरोना काल में देश का अन्नदाता आंदोलन कर रहा है, जो कि शासन के लिए शोभनीय नहीं है। बेनीवाल ने ट्वीट किया, अमित शाह जी, देश में चल रहे किसान आंदोलन की भावना को देखते हुए हाल ही में कृषि से संबंधित ला गए 3 बिलों को तत्काल वापस लिया जाए। स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करें व किसानों को दिल्ली में त्वरित वार्ता के लिए उनकी मंशा के अनुरूप उचित स्थान दिया जाए। चूंकि आरएलपी एनडीए का घटक दल है, लेकिन आरएलपी की ताकत किसान व जवान है, इसलिए अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे किसान हित में एनडीए का सहयोगी दल बने रहने के भविष्य पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। कृषि कानूनों पर एनडीए का साथ छोड़ चुकी है अकाली दल। हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पारित होकर कानून बने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगियों में रही अकाली दल भी साथ छोड़ चुकी है। सितंबर महीने के अंत में अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया था। सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया था और फिर बाद में पार्टी की कोर कमेटी की 3 घंटे चली बैठक के बाद सुखबीर बादल ने एनडीए से अलग होने की घोषणा की थी। दिल्ली में 5वें दिन भी जारी किसानों का प्रदर्शन। केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 5वें दिन सोमवार को भी जारी है। प्रदर्शनकारियों ने आज राष्ट्रीय राजधानी को जाने वाले 5 मार्गों को जाम करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों के उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी स्थित मैदान में जाने के बाद बातचीत शुरू करने के केंद्र के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए रविवार को कहा था कि वे कोई सशर्त बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने आगे की कार्रवाई के लिए एक बैठक बुलाई थी। वहीं शनिवार को बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान पहुंचे किसानों का वहां प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के कारण शहर में यातायात प्रभावित हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने ठुकराई पीएम मोदी की बात, बोले बहुत राशन पानी लाए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। जी हां दोस्तों, देव दीपावली मनाने बनारस गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को सही ठहराया तो दिल्ली में डेरा जमाए बैठे किसानों ने उसे पूरी तरह ठुकरा दिया है। किसान संघों ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, मांगे पूरी होने तक इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही कहा कि मुंह में राम और बगल में छुरी रखने का पीएम मोदी का तरीका अब नहीं चलेगा। ये आंदोलन देश के हर किसान के लिए। किसान संघों ने कहा है कि यह आंदोलन देश के हर किसान के लिए है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए के सहयोगी दल ने दी धमकी, कृषि कानून वापस लो नहीं तो नाता तोड़ लेंगे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कानून वापस न लेने पर एनडीए छोड़ने की धमकी भी दी है। केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की घटक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने केंद्र सरकार से हाल ही में लागू कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो वह एनडीए का सहयोगी दल बने रहने पर पुनर्विचार करेगी। आरएलपी के संयोजक व राजस्थान के नागौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित कर ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा है, अमित शाह जी, देश में चल रहे किसान आंदोलन की भावना को देखते हुए हाल ही में कृषि से संबंधित लाए गए 3 विधेयकों को तत्काल वापस लिया जाए। स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करें व किसानों को दिल्ली में त्वरित वार्ता के लिए उनकी मंशा के अनुरूप उचित स्थान दिया जाए। बेनीवाल ने आगे लिखा, चूंकि आरएलपी राजग के घटक दल हैं, परंतु आरएलपी की ताकत किसान व जवान है, इसलिए अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे किसान हित में राजग का सहयोगी दल बने रहने के विषय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि आरएलपी व भाजपा ने गत लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था, जिसके तहत भाजपा ने राज्य में 25 में से 1 सीट आरएलपी को दी। इस नागौर सीट से बेनीवाल सांसद चुने गए। विधानसभा में आरएलपी के 3 विधायक हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के समर्थन में देश की कई बड़ी पार्टियां, जी हां दोस्तों, गैर कांग्रेसी 9 विपक्षी दलों ने सोमवार को बैठक कर देश भर के किसानों के चल रहे आंदोलन का समर्थन किया और तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को तत्काल रद्द करने की सरकार से मांग की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, प्रमुख राष्ट्रीय जनता दल, सोशलिस्ट पार्टी, CGPI और भाकपा माले ने आज यहां अपनी दिल्ली इकाई की बैठक की। इन दलों ने किसानों के आंदोलन का न केवल समर्थन किया बल्कि सरकार की कार्रवाई की भी तीखी निंदा की। दिल्ली राज्य भाकपा, माकपा, राकांपा, द्रमुक, राजद, RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक, CGPI द्वारा संयुक्त बयान के अनुसार केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार के दमनकारी व्यवहार को लेकर बैठक हुई। बैठक में तीनों कृषि बिलों के खिलाफ किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन का प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही तमाम दलों ने भारत सरकार से मांग की कि इन पूंजीपति प्रस्त कृषि कानूनों को रद्द कर किसान संगठनों के संयुक्त किसान समिति से सरकार तुरंत बिना शर्त वार्ता करे। इस दौरान दिल्ली की जनता से भी अपील की गई कि देश के अन्नदाताओं को पूर्ण समर्थन कर हर संभव मदद करे। बैठक के बाद सभी नेताओं ने अजय भवन के बाहर आकर सड़क पर किसान आंदोलन और उनकी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन भी किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने कहा, कृषि कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का षड्यंत्र हम समझते हैं। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों और किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को ट्वीट किया, आय दोगुनी करने का जुमला देकर कृषि कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है वो हम खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा की तरह संघर्षरत हैं, जिससे MSP मंडी व कृषि की सुरक्षा करने वाली संरचना बची बनी रहे। अखिलेश ने कहा, भाजपा अब खत्म, भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव कृषि कानूनों और किसानों के मुद्दे पर लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, किसानों को आतंकवादी कहकर अपमानित करना भाजपा का निकृष्टतम रूप है। ये अमीरों की पक्षधर भाजपा की खेती खेत, छोटा बड़ा व्यापार, दुकानदारी, सड़क, परिवहन सब कुछ बड़े लोगों को गिरवी रखने का षड्यंत्र है। अगर भाजपा के अनुसार किसान आतंकवादी है तो भाजपाई उनका उगाया ना खाने की कसम खाएं। बता दें, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार उनके पास आकर उनकी बात सुने और इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। किसानों की मांग को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित विपक्ष के कई नेताओं का भी समर्थन मिला है। सरकार का कहना है कि ये तीनों कानून किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से बनाए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खट्टर सरकार को झटका, सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर ने चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, सांगवान खाप के प्रधान और सिटिंग MLA चरखी दादरी सोमवीर संगवान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज सांगवान खाप की पंचायत में यह ऐलान किया। इस खाप में जानकारी दी गई कि कल 1 दिसंबर से किसानों के समर्थन में खाप के हजारों लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे। विधायक पद पर रहते हुए भाईचारे के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने को तैयार हरियाणा BJP सरकार ने सोमवीर सांगवान को पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया हुआ था। सोमवीर सांगवान ने तो यहाँ तक कहा कि वे तन मन धन से अन्नदाता की मदद करेंगे। जो मांगे सरकार से की जा रही हैं, उन्हें लेकर अब आवाज उठते रहनी चाहिए। गौर रहे कि विधायक सोमवीर सांगवान ने खाप पंचायत में हुई बैठक के दौरान कहा था कि भले ही मैं आज सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन किसान और समाज राजनीति से पहले हैं। हम किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे। हम सरकार से भी अपील करते हैं कि किसानों को संतुष्ट करके कृषि कानूनों में जो भी बदलाव करने की जरूरत है वो किए जाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, धरना स्थल पर बनाएंगे झोपड़ियां, 26 जनवरी तक डटे रहेंगे। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तो ऐलान कर दिया है कि वो 26 जनवरी तक यहां पर रुके रहेंगे। साथ ही बॉर्डर पर मौजूद प्रदर्शनकारी जल्द ही अस्थायी घर या झोपड़ी बनाएंगे ताकि लंबे वक्त तक रुक सके। किसानों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डेरा जमाया हुआ है। साथ ही अब दिल्ली UP बॉर्डर पर भी किसान पहुँच गए हैं। बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर गाजियाबाद सीमा पर खड़े हैं और दिल्ली में घुसने को तैयार हैं। बता दें कि पंजाब के किसानों का समर्थन करते हुए मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर जैसे इलाकों से बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली का कूच किया है। दिल्ली मेरठ, दिल्ली देहरादून हाईवे को जाम किया हुआ है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली को जोड़ने वाले हर हाईवे को जाम कर देंगे और सीमा पर ही झोपड़ी बनाएंगे ताकि 26 जनवरी तक रुक सके। राकेश टिकैत ने साफ किया कि किसान बुराड़ी नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत से पहले पंजाब के किसान भी बुराड़ी जाने से इनकार कर चुके हैं और बुराड़ी को खुली जेल कहा है। वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि किसान सभी हाईवे छोड़कर बुराड़ी के ग्राउंड में आकर प्रदर्शन करे, वहां पर ही बातचीत की जाएगी। दरअसल किसानों के अलग अलग संगठनों ने दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली नोएडा समेत
अन्य सीमाओं पर डेरा जमा लिया है, जिसके कारण लंबा जाम लग रहा है और आम लोगों को दिक्कत हो रही है। यही कारण है कि किसानों का ये प्रदर्शन सरकार की भी चिंता बढ़ा रहा है। किसानों की मांग को लेकर सरकार भी लगातार चर्चा कर रही है। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से बातचीत करने की अपील की। अमित शाह ने हाईवे खाली कर किसी भी वक्त बात करने को कहा, जिसके बाद बीती रात भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर की मुलाकात हुई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।